नमस्ते। शुरू कर ले। बढ़िया। तो हम दो काम करेंगे इस सेशन में। हम बाकी फीलिंग्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे और लंच के बाद दो सेशन हम लगाएंगे। आज बोलना और सुनना अलग अलग परिस्थितियों में कैसे ठीक हो सके हमारा, उसके लिए। तो इस सेशन में हम बाकी फीलिंग्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर देते हैं। तो विश्वास और सम्मान के बाद जो अगला फीलिंग है वो है स्नेह का, अफेक्शन का। स्नेह का मतलब है, अफेक्शन का मतलब है दूसरे को अपने संबंधी के रूप में स्वीकार पाना, दूसरे के साथ वो संबंध, वो अपनापन, वो कनेक्शन, वो जुड़ाव महसूस होना, ये संबंध में स्नेह है। अगर एक दूसरे के प्रति विश्वास के बदले अविश्वास है, सम्मान के बदले अपमान है, तो हम दूसरे को संबंधी के रूप में नहीं देख करके विरोधी के रूप में देखते हैं, तो स्नेह का नंबर ही नहीं आता है। अगर विश्वास के बदले अविश्वास है, सम्मान के बदले अपमान है, तो हम एक दूसरे को संबंधी के रूप में देखने के बदले विरोधी के रूप में देखते हैं, तो फिर स्नेह नहीं होता है, विरोध होता है। विश्वास और सम्मान के साथ जब हम अगले को संबंधी के रूप में देखते हैं और स्नेह का भाव होता है, तो उस स्नेह के भाव की पहचान क्या है, उस पर हम थोड़ी बात कर देते हैं। कि स्नेह है हमारा अगले के साथ, तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, कब दूसरे को दिखता है कि मेरा स्नेह है उसके साथ। तो स्नेह की जो पहचान दिखती है वो निष्ठा के रूप में दिखता है, कमिटमेंट के रूप में दिखता है, कि उस रिलेशनशिप में जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो मेरी जिम्मेदारी होती है, उसको निभाने के लिए हम अपना मन, तन, धन लगाने का काम करते हैं। तो जिस अगले को भी हम अपने संबंधी के रूप में पहचानते हैं, उसके साथ अगर मेरा स्नेह का भाव होता है, अफेक्शन की फीलिंग होती है, तो हम उसके साथ अपना मन, तन, धन लगा करके जो मेरी जिम्मेदारी होती है उसको निभाते। तो स्नेह का देखेंगे ना, तो तीन बहुत बेसिक इंडिकेटर दिखता है, जिसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्नेह का पहला इंडिकेटर ये है कि जैसे हम अपने सुख दुख का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हम सामने वाले के सुख दुख का भी ध्यान रखते हैं। जैसे हम अपने लिए चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में सुख आए, दुख ना आए। दुख आए तो उसको हटाने के लिए जितना सिंसियरली हम प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, कोशिश करते हैं, ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में भी सुख आए, दुख ना आए। और दुख आता है तो उतना ही सिंसियरिटी से अगर हम हटाने का कोशिश कर रहे हैं, तो आपके साथ स्नेह है। अगर अपने सुख का तो मैं बहुत ध्यान रखूं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का तो सब ध्यान रखूं, आपकी ज़रूरतों का उतना ध्यान नहीं रखूं, आपको कभी लगेगा कि मैं आपसे स्नेह करता हूं? अगर मैं अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करने का ध्यान रखूं, आपकी ज़रूरतों का ध्यान ना रखूं, या उतना ध्यान नहीं रखूं, कम ध्यान रखूं, परिवार में जीते हुए अपनी सारी ज़रूरतों को तो मैं पूरा करने पर खूब ध्यान दूं, आपकी ज़रूरतों के ऊपर मैं अगर ध्यान नहीं दूंगा, तो आपको लगेगा कि मैं आपसे स्नेह करता हूँ? नहीं लगेगा। तो स्नेह का पहला इंडिकेटर है, अपने सुख दुख का जितना ध्यान हम रखते हैं, उतना ही हम अगले के सुख दुख का भी ध्यान रखते हैं। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जितना कमिटेड हम होते हैं, उतना ही दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी होते हैं। और मैं फिर से ध्यान दिला दूं,
ये सारे इंडिकेटर की बात अभी हम अपने लिए देखना शुरू करेंगे, ना कि घर वालों को देखना शुरू कर दीजिए कि वो अपनी ज़रूरतों का जितना ध्यान रखता उतना मेरा रखता है कि नहीं। अगर ऐसा यूज़ कर देंगे तो अभी मुश्किल शुरू हो जाएगी, उसको लंच के बाद देखेंगे। अभी अपने लिए रुक के देखना शुरू करें कि मैं अपनी ज़रूरतों का जितना ध्यान रखने का काम करता हूँ या करती हूँ, अपने सुख दुख का जितना ध्यान में रखता हूँ कि सुख हो दुख ना हो, उतना ही मैं अपने परिवार के दूसरे संबंधियों के लिए करता हूँ कि नहीं करता हूँ। करता हूँ तो स्नेह है, नहीं करता हूँ तो स्नेह नहीं है, गायब है, मिला हुआ है, मिक्स्ड है, मिलावट है। ऐसे ही देखेंगे ना तो स्नेह की एक पहचान है, दूसरे की उपलब्धि में उतनी ही प्रसन्नता होती है जितना स्वयं की उपलब्धि में होती है। हमारा कुछ अचीवमेंट हो जाए, उपलब्धि यानी अचीवमेंट, हमारा कोई भी अचीवमेंट हो, उपलब्धि हो, तो उससे जो खुशी हमको मिलती है, अगर वही खुशी हमको आपकी उपलब्धि देख के भी मिलती है तो स्नेह है। जो उपलब्धि हमको होती है तो उससे जो खुशी, जो प्रसन्नता हमको मिलती है, अगर आपकी उपलब्धि को देख करके भी वही खुशी, वही प्रसन्नता मेरे में आती है तो स्नेह। अगर आपकी उपलब्धि देख करके मेरा मुंह लटक जाए तो आप मानोगे कि मैं आपसे स्नेह करता हूँ? नहीं मानेंगे। तो स्नेह की पहली पहचान है कि अपने सुख दुख का जितना ध्यान हम रखते हैं उतना ही अगले के सुख दुख का भी ध्यान रखते हैं। अपनी ज़रूरतों का ध्यान जितना हम रखते हैं उतना ही आपकी ज़रूरतों का भी रखते हैं। ये पहली पहचान। दूसरी पहचान है अपनी उपलब्धियों में, अपने अचीवमेंट में जो खुशी हमको होती है, आपके अचीवमेंट को देख करके भी उतनी ही खुशी हमको होती है। अगर आपकी उपलब्धि को देख करके मेरा मुंह लटक जाए या मुझे खुशी नहीं हो रही है तो फिर स्नेह नहीं है, ईर्ष्या है। फिर स्नेह नहीं है, ईर्ष्या है। और स्नेह की तीसरी पहचान ये है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम अपनी इच्छा से, विलिंगली, स्वेच्छा से, सेल्फ विलिंगली हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहते हैं और वो करना हमको खुशी देती है, प्रसन्नता देती है। अगर कोई संबंध में जो मेरी जिम्मेदारी है वो अगर हमको बोझ लगने लगा है, अगर दूसरे को उसके लिए 10 बार धक्का मारना और कहना पड़ रहा है, तो हमको समझ लेना चाहिए कि हमारा स्नेह गायब होने लगा है। अगर संबंध में जीते हुए जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करने में अगर हमको बोझ लगने लगे, अगर दूसरे को उसके लिए बार बार धक्का मारना पड़े, अगर वो करने से हमको खुशी नहीं मिल रही है, तो हमको समझ लेना चाहिए कि हमारा स्नेह गायब हो रखा है। तो 3 सिंपल बात मैं कह रहा हूँ, अपने जांचने के लिए, दूसरे को जांचने के लिए नहीं, कि अपने सुख दुख का जितना ध्यान हम रखते हैं, अपनी ज़रूरतों का जितना ध्यान रखते हैं, उतना ही हम सामने वाले के सुख दुख का, ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं तो स्नेह है। पहली बात। दूसरा, अपनी उपलब्धियों से जो खुशी हमको मिलती है, जो प्रसन्नता हमको मिलती है, आपकी उपलब्धि को देख के भी वही खुशी, वही प्रसन्नता मिलती है तो स्नेह है। और तीसरा, हर संबंध में हर किसी की कुछ ना कुछ जिम्मेदारी होती है, कुछ हमारी होती है, कुछ आपकी होती है। स्नेह का भाव होता है तो हम अपनी जिम्मेदारियों को स्वेच्छा और प्रसन्नता से करने का काम करते हैं। स्नेह का भाव नहीं होता है तो अपना करना तो बोझ लगता है, दूसरे के करने का सारा हिसाब रखते हैं। स्नेह जब नहीं होता है ना तो अपना तो छोटा से छोटा करना भी बोझ लगता है, दूसरे के करने का सारा हिसाब रखते हैं कि तुम ठीक करते हो कि नहीं।
और जब हम जीने की बात करते हैं ना, तो शुरू किया है उसको भाव के साथ जीना, ये जीने की पहली जगह है। फिर सेवा की जगह है, फिर सुविधा की जगह है, फिर ये जो ज्ञान या सलाह हम देते रहते हैं ना, ये सबसे आखिरी में करने की चीज़ है। अगर भाव के रूप में हमारा ठीक जीना नहीं हो रहा है, सेवा हम दूसरे को करते नहीं हैं, ठीक, सुविधा से अगर उसको कुछ ज़रूरतें हैं तो हम अपना पूरा करते हैं, आपका नहीं करते हैं, और फिर ज्ञान की 20 बातें बताने आते हैं, कुछ काम नहीं करेगा जी, कुछ काम नहीं करेगा। आपको एक गिलास पानी, आप बीमार हैं तो एक गिलास पानी भी हमको देने में तकलीफ़ होती हो, और फिर मैं आपको ज्ञान की 20 बातें कहने आऊँ, कौन सुनेगा जी? अपनी सारी ज़रूरतें हमको ज़रूरत लगती हैं, दूसरे की ज़रूरत बेवकूफ़ी लगती है, कौन सुनेगा जी? भाव की जगह से सम्मान के बदले अपमान है, स्नेह के बदले विरोध है, दूसरे को नीचा दिखाने का टोन है हमारा, शैली है हमारा नीचा दिखाने का, कम बताने का, नालायक और बेवकूफ़ बताने का। ये जैसे ही सुनाई देता है अगले को, आगे ज्ञान की कोई बात नहीं सुनता। तो जीने का जगह दूसरे को सलाह देना नहीं है, और अभी हम ज़्यादातर सलाह देने से शुरू करते हैं। कोई गड्ढे में गिरा हुआ दिख जाए ना, तो हम पहली सलाह देते हैं, तुमको इस रास्ते से आने से मना किए थे ना, नहीं सुने, भुगतो। आप देखिए कि किसी गिरे हुए व्यक्ति को, गड्ढे में गिरे हुए फंसे हुए व्यक्ति को जब ये सुनाई देता है कि तुमको पहले बोले थे और तुमको अकल नहीं आई, अब भुगतो, तो उसको ये सुन करके हमसे जुड़ाव महसूस होगा कि दूरी महसूस होगी, कनेक्शन महसूस होगा कि डिसकनेक्शन महसूस होगा? दिख रहा ना? तो हम तरीके अगर ले आए हैं अपमान वाला, विरोध वाला, नीचा दिखाने वाला, तो जैसे ही ये भाषण शुरू करते हैं ना, अगला कहता है अरे जाओ यार यहाँ से कम, ठीक है, पकाओ ना हमको, है, वो ऐसा शुरू हो जाता है। तो हमको पकड़ना ज़रूरी है, भाव की जगह से सहयोग, सेवा की जगह से सहयोग, सुविधा में जितना ध्यान अपना रखते हैं उतना ही आपका, ये करेंगे ना तब ज्ञान देने का, सलाह देने का भी नंबर आता है। हाँ जी। उसमें आपने जो वो गड्ढे वाला एग्जाम्पल दिया था, उसमें कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब जैसे दो बंदे हैं आपस में वो कर रहे हैं, मतलब एक व्यक्ति का काम है कि वो मतलब सलाह दे, और एक व्यक्ति का काम है कि मतलब फैसला ले। पर कई बार फैसला लेते समय कुछ लोगों को मतलब कुछ लोगों को नाराज कर देते हैं, कुछ लोगों को खुश कर देते हैं, तो उस पर थोड़ा बताओ। करेंगे ना। देखो ये लोगों के साथ वाले सारे मुद्दे को लंच तक के लिए, तो 1 ही घंटा बच गया है, 1 घंटे के लिए थोड़ा आराम देते हैं, लंच के बाद लाएंगे पिटारे से निकाल के सबको देखेंगे। अभी थोड़ा रुक के ये देखा जाए कि हमारे जीने में कहाँ कहाँ कमी है। देखिए मैं बार बार इस पर ध्यान इसलिए दिला रहा हूँ कि अपने ही जीने में वो कमी होगी, और फिर हम दूसरे को बताने का कोशिश करने जाएंगे ना, दूसरा कहेगा रहने दे यार, ठीक है, नहीं बात करो तो अच्छा है, ठीक है, और ज़्यादा घेरेंगे उसको तो रिएक्टिव होके 4 चीज़ आपको बता देगा, पहले ये सुधारना, फिर आना हमसे बात करने। ये ओवर जंप हम करेंगे ना, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इतना ज़्यादा हम दूसरे में इंगेज्ड हो गए हैं कि बार बार उधर ध्यान जाता है। तो दूसरों को लाएंगे हम लंच के बाद। अभी थोड़ा रुक के देखें, तो जो मैं गड्ढे का उदाहरण दे रहा था ना, अगर पहले सलाह दे रखे हों तो ऐसा कहते हैं, नहीं दिए हों पहले सलाह ना, तो भी यहाँ से शुरू करते हैं कि ये इतना लाइट में, इतने उजाले में, इतना बड़ा 5 फीट का गड्ढा तुमको दिखा नहीं, आँख खोल के चला करो। अरे भाई जो गड्ढे में गिरा हुआ है ना, उसको भी पता चलता है कि नहीं कि आगे आँख खोल के चलना है? क्या लगता है आपको? जो गड्ढे में गिर गया अभी, उसको पता चल रहा है कि नहीं आगे से आँख खोल के चलना है? हम वही अभी के लिए देखेंगे तो गिर गया,
लेकिन आगे से लर्निंग तो उसने भी ले ही लिया है कि हमको आँख खोल के चलना है। अब जो हम सारा सलाह दे रहे होते हैं ना, वो उसको अपमान की तरह लगता है। उसको अभी सलाह नहीं चाहिए, उसको अभी सपोर्ट चाहिए पहले बाहर निकलने का। बाहर निकलने का सपोर्ट उसको चाहिए, ना कि अभी ये सलाह चाहिए कि तुम आगे ना गिरो, उसके लिए क्या करें। वो भी सोचेगा जी, जो गिर करके आज अपना हाथ पैर तुड़वा लिया, हम गिर जाते, हमारा हाथ पैर टूटता, हम सोचते कि नहीं आगे कैसे ठीक करें अपने को। तो पहले उसको सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए निकलने के लिए, ना कि भाषण चाहिए। जी दीदी। जी सम भाई नमस्कार। नमस्ते सर, मैं एक बात पूछती हूँ, जैसे कि हर फैमिली में, माइक थोड़ा और पास। मैं कह रहा हूँ हर फैमिली में शायद कोई ना कोई फेस करता होगा, जैसे कि हस्बैंड वाइफ कोई जैसे एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर रहता, तो उसके अंदर सामना कैसे करना है घर के अंदर? लंच के बाद, लंच के बाद। इस सारे टॉपिक को हम डिले कर रहे हैं थोड़ा सा, आज कर लेंगे ना। माइक हाँ भैया, मैं ये कहना चाह रही थी कि एक टाइम में, एक वक्त में हम दो व्यक्ति के से स्नेह की बात कर सकते हैं, स्नेह के बारे में सोच सकते हैं। आप दो की बात करते हैं दीदी, मुझे तो लगता है कि घर परिवार के सभी लोगों के लिए एक साथ स्नेह का भाव हो सकता है। निभाने में जो कठिनाई आती है, वो सब पर कैसे बात करें, उसको हम लंच के बाद बात करेंगे। लेकिन होता ही है, हो ही सकता है, क्यों नहीं होगा। और नहीं होगा तो दुख बना ही रहेगा जी। घर में एक रिश्ता थोड़ी है, माँ होगा, पिताजी होंगे, पति होगा, पत्नी होगा, बच्चा होगा, भाई होगा, बहन होगा। एक अगर घर है तो ये 7-8 लोग तो अलग अलग रिश्तों के होंगे ही ना। और पड़ोसी हो तो पड़ोसी तो और है, तो 10 और जोड़ लीजिए। हमने तभी 7, 8, 10 ही गिने थे, 10, 20 और जोड़ लीजिए। तो इन 40, 50, 100 लोगों के साथ स्नेहपूर्वक जीना सीखना ही होगा हमको। तो हमको तो स्नेहपूर्वक जीना सीखना ही होगा इन सब लोगों के साथ, और एक साथ ही ज़रूरत पड़ेगी। नहीं तो जहाँ कमी होगी तकलीफ वहाँ बनी रहेगी, बनी रहेगी। इसके अलावा कोई गुजारा नहीं है। ठीक कह रहे हैं, स्थिति तो ऐसी ही है जी। और ठीक से देखेंगे ना तो धीरे धीरे अगर ये दिखना शुरू हो जाता है ना कि हमारे आपसी दुखों का मूल कारण एक दूसरे के साथ भाव की कमी है, तो हम भाव को समझने जीने पर ध्यान देते हैं। जब तक हमको लगता है कि दुखों का मूल कारण सुविधा और पैसा ही है, तब तक तो सुविधा पैसा पर ही समय और प्रयास लगेगा। एक बार ये दिखना शुरू हो जाए कि दुखों का एक बड़ा कारण एक दूसरे के साथ भाव ठीक नहीं होना है, व्यवहार ठीक नहीं होना है, हमारी भाषा, हमारी शैली, हमारा आचरण, हमारा टोन, हमारा व्यवहार जो कह रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का हो कि और चीज़ों का हो, ये सब मनुष्य के व्यवहार से जुड़े मुद्दे हैं जी। ये ऐसा नहीं है कि पैसे वाले घरों में ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होता, बिना पैसे वाले घरों में होता है। दोनों घरों में दिखाई देगा, बिना पैसे वाले घरों में भी दिखाई देगा, पैसे वाले घरों में भी दिखाई देगा। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जहाँ से हम पढ़ के आए हैं वहाँ भी दिखता है। और बाहर में अभी किसी शहर में वर्कशॉप ले रहा था, तो वहाँ की कोई एक लड़की होगी 23-24 साल की, वो बता रही थी कि उस शहर के बारे में कि 25% से ज़्यादा लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मैं मानता हूँ नंबर ज़्यादा भी होगा, 10% तो हो गया होगा, 5% तो हो गया होगा, तभी तो 25 बोल रही है। तो ये स्थितियाँ तो दिखाई दे रही कि बिना पैसे वाले घरों में भी हैं और पैसे वाले घरों में भी है, और उसकी दुख, उसकी पीड़ा, उसकी परेशानी हम सबको भुगतना ही पड़ता है। तो बार बार मैं ध्यान को इसी बात पर ला रहा हूँ कि मनुष्य के रूप में वो भाव, वो व्यवहार, वो जीना अगर हमारा एक दूसरे के साथ ठीक नहीं होगा तो समस्याएं बनी रहेंगी। इसको पहचानेंगे हम ना, तभी हम इसको समझने और इसको ठीक करने के ऊपर काम करेंगे। इसको महत्व नहीं देंगे
तो इसको समझने के लिए समय नहीं मिलेगा, इसको जीने के लिए, अभ्यास करने के लिए मेहनत करने का मन नहीं बनेगा। महत्व दिखता है तभी मन बनता है, महत्व नहीं दिखेगा तो मन कहाँ बनेगा। एक बार दिखने लगे कि सुखी दुखी होने का मूल कारण यहाँ खड़ा है हमारा, ज़्यादातर कारण यहाँ खड़ा है हमारा, तो फिर इसको ठीक करने पर काम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो विश्वास, सम्मान और स्नेह, ये 3 मुद्दों पर अभी तक हमने बात किया। मैं स्नेह के इंडिकेटर पर फिर से ध्यान दिला दूं। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जितना ध्यान हम देते हैं उतना ही आपकी ज़रूरत के लिए भी देते हैं। अपनी उपलब्धियों में जो खुशी और प्रसन्नता हमको होती है वही आपकी उपलब्धि देख के भी होती है। और जीने की जगह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम स्वेच्छा से विलिंगली निभाते हैं और वो निभाना हमको खुशी देती है, प्रसन्नता देती है, तो स्नेह है। बोझ लगने लगा हो, दूसरे को धक्का मारना पड़ रहा हो, दूसरे को आके गिनाना पड़ रहा हो कि मैंने तो ये तुम्हारे लिए किया है, तुम कब करोगे। अगर ये स्थिति बन गई है हमारे साथ तो स्नेह नहीं है। और जीने में पहला जगह है भाव का ठीक होना। सेवा और सुविधा में थोड़ा कम भी करेंगे, भाव ठीक रखेंगे तो चल जाएगा। भाव ठीक नहीं रखेंगे, सेवा और सुविधा मर के भी करेंगे तो बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी। एक कमेंट मैं इसमें और कर देता हूँ जिसको विस्तार हम लंच के बाद करेंगे। वो ये कि दूसरे के साथ स्नेहपूर्वक जीने के पहले का एक स्टेप है क्षमा, क्षमा, फॉरगिवनेस। अगर आपके सारी गलतियां ही हमको याद हों, आपने जो जो ठीक नहीं किया है वही सारा हमको अपने अंदर इकट्ठा हो, भरा हुआ हो, तो वो बार बार याद आता है तो हमको दुख देता है, पीड़ा देती है, परेशानी देती है। और अगर आपको देखते ही हमको वो सारी शिकायतें, वो सारा दुख, वो सारी पीड़ा उभर आती है तो हम आपसे स्नेह कर ही नहीं सकते। तो स्नेह करने के लिए क्षमा जरूरी है। क्षमा जो है वो 0 लेवल है, बेस लाइन है। उससे नीचे अगर शिकायत है, दुख है, पीड़ा है, परेशानी है तो हम गड्ढे में गिरे। स्नेह पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव तभी हो सकता है जब बेस लाइन का क्षमा हमारा हो सके। तो आपकी पुरानी गलतियों के लिए अगर मैंने अपने अंदर बहुत सारी गांठें बना रखी हैं और वो घाव अंदर से रिस रिस करके हमको दुख दे रहे हैं, तो कितनी बार भी मैंने बोल दिया हो कि मैंने क्षमा कर दिया, वास्तव में मैंने आपको क्षमा किया नहीं है। बोल भले दिया हो कि तुमको क्षमा कर दिए, हम भूल गए, लेकिन अगर वो घटना बार बार याद आती हो, अंदर से टीस देती हो, पीड़ा देती हो, परेशानी देती हो, तो फिर हमने क्षमा नहीं किया है, हम नहीं कर पाए। हम लंच के बाद बात करेंगे इनको ठीक कैसे किया जाए उसको लेके, लेकिन अभी इतना तो पहचान लें कि अगर वो पीड़ा बनी हुई है तो स्नेह पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो दुख, वो परेशानी, वो पीड़ा की गठरी हमने एक दूसरे के लिए बांध रखा है तो स्नेह पॉसिबल ही नहीं है। फिर वो भाषा में स्नेह है, वास्तविकता में स्नेह नहीं है। वो लैंग्वेज में स्नेह है, रियलिटी में स्नेह नहीं है। और मैं कल परसों में भी ध्यान दिला रहा था इस बात को, प्यास जो बुझती है हमारी, वो पानी शब्द को सुनने से नहीं बुझता है, पानी रूपी वस्तु को पीने से बुझता है। तो स्नेह शब्द बोलने से हमको आराम नहीं मिलेगा, स्नेह का भाव अंदर होने से ही आराम मिलेगा। विश्वास, सम्मान शब्द बोलने से हमको आराम नहीं मिलेगा, विश्वास, सम्मान का भाव अंदर होने से हमको आराम मिलेगा। ठीक है,
कठिन तो नहीं लग रहा ज़्यादा? कैसे कर सकते हैं क्षमा को, उस पर थोड़ा हम लंच के बाद बात करेंगे, क्योंकि फिर दूसरे को इन्वॉल्व करना पड़ेगा उसमें। हेलो जी जी। तो मैं ये जैसे कि विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों की हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर में आप अपनी जर्नी से संबंधित आपके अंदर में जो ये स्नेह का भाव, विश्वास का भाव, प्रेम का भाव है, और किस तरह से आप इतने शिविर लेते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर में, और निस्वार्थ है, कोई किसी तरह की और नहीं, आपको खुशी भी मिलती है उसमें, तो उसको लेकर के आपकी उस जर्नी के कुछ हिस्से को थोड़ा सा बताएं। जब ये शुरुआत से लेकर के कुछ हिस्सा थोड़ा सा उस जर्नी का थोड़ा सा बता पाएं, जिससे, और वो कैसे आपने किया था, कैसे, मतलब कि आपके कुछ संस्कार तो रहे ही हैं, उसके तो बात है। जैसे मेरी अब स्वीकृति है इसके अंदर, मैं पूरी तरह से मैं चाहता हूं कि मैं आपके जैसा हूं, लेकिन वो जर्नी को पूछना चाहता हूं कि वो जर्नी आपकी कितने समय, कब, कितना टाइम लगा था, कैसे हुआ था? थोड़ा सा मैं 5 मिनट का समय लगा के उसमें 1-2 मुद्दों को शेयर कर देता हूं, क्योंकि समय की थोड़ी सीमा है, तो मैं और मुद्दों को नहीं लाता हूं ऑलरेडी, क्योंकि अगर बाकी मुद्दों को ले आया तो फिर पड़ोसियों को कल तक के लिए छुट्टी देना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूं कि आज कर ही दूं उसको। तो मैं 5 मिनट का समय लेके बहुत सिंपल 2-4 बातों को एक्सप्लेन कर देता हूं कि अभ्यास क्या करना होता है, कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने अपने लिए, देखिएगा कि विश्वास को विकसित करने के लिए क्या करें। तो पहली चीज़ है कि अपने में जांच परख करके देख लें क्या किया मैंने। मैं वही बता रहा हूँ कि अपने में ये जांच परख करके देखना होता है कि वास्तव में गुस्सा हम कब करते हैं, जब हम आराम में रहते हैं कि जब हम परेशान होते हैं। वास्तव में हम नाराज़ होके, इरिटेट होके कब बोलते हैं, अपने लिए देखना होता है। जब हम आराम में रहते हैं कि जब हम परेशान होते हैं। तो उत्तर जो आप दे रहे हैं कि जब परेशान होते हैं तभी बोलते हैं। तो हमको दिखता है कि मूल में हम गुस्सा करना नहीं चाहते हैं, दूसरे को परेशान करना नहीं चाहते हैं। हम परेशान होते हैं तब हम दूसरे को परेशान करते हैं। ये बात जब मैंने अपने लिए देख लिया, सब तरफ से जांच परख करके, अलग अलग सारे सिचुएशन में, क्योंकि गुस्सा कभी हम भी होते हैं, नाराज़गी कभी हमको भी होती है, पीड़ा तकलीफ़ हमको भी होती है, हम भी ऐसा कुछ करते हैं जिससे दूसरे को चोट लग जाती है। वो सारे सिचुएशन में भी मैं चोट देना नहीं चाहता था। ये बात जब हम अपने लिए देख लेते हैं ना, तो फिर आपके लिए भी हम ये बात को देख पाते हैं। जब आप ऊंची आवाज़ में हमसे बोल रहे हैं ना, वो बोलते हुए भी हमको ये दिखाई देता रहता है कि मूल में आप हमसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहते हैं। किसी कारण से आप इरिटेट हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। आपका मूल कारण हमको परेशान करने का नहीं है, मेरे ऊपर चिल्लाने का नहीं है। कोई पीड़ा है, कोई परेशानी है जिसके कारण ना चाहते हुए भी परेशान हो करके आप ऐसा कर रहे हैं। ये बात हमको दिखाई देती है जब आप ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं तब, जब आप अपमान कर रहे हैं तब, जब आप विरोध में भी कुछ कह रहे हैं तब, उस समय भी हमको ये दिखाई देता है। और ये दिखाई इसलिए देता है क्योंकि हम उस पर ध्यान देते हैं तो वो दिखता है। अभी हम दूसरा अपमान कर रहा है कि नहीं, इस पर ध्यान दे के रखते हैं तो दिखता है ना। वो नहीं दिखे तो पीड़ा ही क्यों शुरू हो। दूसरे का कपड़ा हमको दिखता है, दूसरे का रंग रूप हमको दिखता है, दूसरे का चेहरा हमको दिखता है, दूसरे के बाल हमको दिखते हैं, ठीक, क्योंकि हमने उसको महत्वपूर्ण माना है। ठीक, जो वास्तव में आदमी के लिए महत्वपूर्ण है उसको छोड़ के बाकी सब पर ध्यान देंगे, क्या उपलब्धि होगी। आप इस कमरे में बैठे हुए हैं, मेरी आवाज़ पर ध्यान ना दें, प्रोजेक्टर पर जो लिखा है उस पर ध्यान नहीं दें, एसी और पंखे से जो आवाज़ आ रही है उस पर ध्यान देंगे, लाइट पर ध्यान देंगे, पर्दे पर ध्यान देंगे, तो आपका यहाँ आना सफल है कि बेकार है? बेकार है। तो ये बात जो दिखने लगती है ना
कि मेरे सुखी होने के लिए तो आदमी की जो मूलभूत सच्चाई है उस पर हम ध्यान दें, या आउटर लेयर पर जो वो उलझ गया है, फंस गया है, जिसमें रहते हुए वो खुद ही दुखी और परेशान है, उसमें उलझने का काम करें, या अंदर जो उसका ठीक वाला बीज है उसको भी साथ में देखें। वो ठीक वाला भाग देखने का अभ्यास अगर हम कर लेते हैं ना, तो वो गलती करते हुए व्यक्ति के लिए भी हमको ये बात दिखती है कि फंडामेंटली वो मानव भी ठीक ही करना चाहता है। तो मैं सबको कहता हूँ कि मूल अभ्यास ये बनता है कि आपको दूसरा कोई व्यक्ति दिखाई दे ना, तो उसका रंग रूप आपको बाद में दिखे, उसका चेहरा बाद में दिखे, उसके कपड़े, उसके बाल बाद में दिखे, उसका मोबाइल, उसका घड़ी, उसका चश्मा, उसकी गाड़ी, ये बाद में दिखे, उसका व्यवहार कैसा है हमारे साथ ये भी बाद में दिखे। पहली चीज़ ये दिख सके कि वो भी मेरे ही जैसा मानव है, जो सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना भी सुख समृद्धि चाहता है और मेरा भी सुख समृद्धि चाहता है। तो सामने वाला मानव जब दिखे तो उसका रंग रूप, चेहरा, बाल, कपड़े, मोबाइल, जूते, धन, पद, डिग्री, ये सब हमको बाद में दिखे। पहली चीज़ ये दिख सके कि सामने वाला भी मेरे ही जैसा मानव है, मेरा ही संबंधी है, हम आपस में जुड़े हुए हैं, वो भी मेरी ही तरह सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना भी सुख समृद्धि चाहता है, मेरा भी सुख समृद्धि चाहता है, और गलतियां जो भी उससे हो रही हैं वो समझ के अभाव में, योग्यता की कमी के कारण खुद परेशान रहते हुए हमको कर रहा है। तो कर तो रहा है ये परेशान, वो गाली दे रहा है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गाली नहीं दिखेगी, आपको दिखेगी ही, ठीक है। आप झगड़ा करके कुछ बोल रहे हैं तो वो तो हमको दिखेगा, आप ऊंची आवाज़ में कुछ कह रहे हैं सुनाई तो देगा, आपने कुछ छल किया हमारे साथ दिखाई तो देगा, आपने कल कोई प्रॉमिस किया था आज ब्रेक कर दिया दिखाई तो देगा। लेकिन ये सब दिखने के साथ साथ ये मूलभूत बात भी दिखती रहे कि अगला मेरे जैसा मानव है, मेरा ही संबंधी है, हम आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे मैं सही को समझना जीना चाहता हूँ वैसे ही अगला भी चाहता है, वो भी अपना सुख समृद्धि चाहता है, मेरा भी सुख समृद्धि चाहता है। समझ के अभाव में, योग्यता की कमी के कारण जब उसको अपने सुख समृद्धि का उपाय नहीं दिखता है तो परेशान और इरिटेट होकर के वो ऐसी गलतियां करता है जिससे मेरी भी परेशानी शुरू हो जाती है। तो उस गलती करते हुए व्यक्ति के लिए उसी समय हमको ये सच्चाई भी दिख सके। ऊंची आवाज़ में जब आप हमसे बोल रहे हैं, प्रोमिसेज जब आप ब्रेक कर रहे हैं, कोई काम को जब आप ठीक से नहीं करके दे रहे हैं, अपने परिवार के उस संबंधी के लिए भी उस समय हमको ये बात दिख सके कि मूल में गलती वो भी नहीं करना चाहता है, मूल में तो वो भी मेरे ही जैसा मानव है, मेरा ही संबंधी है, वो भी मेरी ही तरह सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख समृद्धि चाहता है, मेरा भी सुख समृद्धि चाहता है। समझ के अभाव में, योग्यता की कमी के कारण जब उसको अपने सुखी समृद्ध होने का ही उपाय नहीं दिखता है तो वो ऐसे तरीकों को भी चुन लेता है जो हमको हर्ट करता है, हमको परेशान करता है, हमको पीड़ा देता है। ये बात हम सामने वाले व्यक्ति के लिए देख सकें। अगर जीते हुए जब वो गलती कर रहा है हमारे घर का अगला संबंधी, चाहे हमारा बच्चा हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे मित्र हो, अगर ये सच्चाई हम उसके लिए देख पाएंगे तो हमारा जीना देखिए कैसा होता है। क्यों देख पा रहे हैं हम उसके लिए? अपना अध्ययन करके।
ये निष्कर्ष कहाँ से निकला? जो सारा निष्कर्ष मैंने दूसरे के बारे में कहा, ये निष्कर्ष दूसरे को देख के नहीं निकला है, ये निष्कर्ष हमको खुद को देख के निकला है कि एक मानव के रूप में मूलतः मैं कैसा होना चाहता हूँ। और मैं हर बार कहता हूँ कि कानपुर में अपनी गाय गौरी के लिए मैंने देखा कि वो घास खाती है, दूध देती है, गोबर करती है। तो दिल्ली में भी सड़क पर में दिखने वाली गायों को देख करके मुझे ये समझ में आ जाता है कि ये घास खाती है, गोबर देती है, दूध देती है। उस गाय को मैंने पहले कभी नहीं देखा होगा, आज पहली बार देख रहा हूँ। जिन गायों को नहीं देखा है उनके लिए भी मैं बता सकता हूँ कि वो घास खाती है, दूध देती है, गोबर देती है। क्यों पता चलता है? क्योंकि अपने यहाँ के गाय को मैंने देखा है, उसका मैंने अध्ययन किया है। तो मानव के रूप में स्वयं का अध्ययन करने से अपना अंदर और बाहर पूरा हम देख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जब हम अपमान कर रहे हैं तब भी हम करना नहीं चाहते हैं। अपना देखेंगे तो ये बात दिखेगा, सीधा दूसरे को देखने जाएंगे तो हो सकता है ना दिखे आपको, लेकिन पहले आप अपने में देखेंगे तो हर बार आपको ये बात दिखेगी कि गुस्सा नहीं करना चाहते हैं, अपमान नहीं करना चाहते हैं, विरोध नहीं करना चाहते हैं। और जब कभी भी अपमान, विरोध और गुस्सा आता है तो हम पहले परेशान होते हैं, फिर लौट के वो कचरे की टोकरी दूसरे के ऊपर डालने जाते हैं। ये फंडामेंटल रियलिटी का कंक्लूजन हमको अपने को देख के निकला है, ना कि आपको देख के। इसलिए अगर डाउट भी होगा आपको देख करके तो हम वापस लौट के अपने को वेरीफाई करने जाएंगे, पहली चीज। दूसरा, आप चाहें तो पूछ के देख लीजिए सामने वाले से कि भाई मैं तो गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ, विरोध नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो अपना भी सुख समृद्धि चाहता हूँ, तुम्हारा भी चाहता हूँ, तुम भी ऐसा चाहते हो कि नहीं? वो कहेगा हम तो चाहते हैं, तुम नहीं चाहते हो। अपने लिए शंका उस अगले व्यक्ति को भी नहीं होगी, पूछ के भी देख लीजिए। तो पहला स्टेप है कि अपना ऑब्जर्वेशन करके देख लीजिए। सेकेंड स्टेप है उससे भी पूछ के देख लीजिए, उसको भी अपने बारे में शंका नहीं होगी, आपके बारे में भले हो जाए, आपके बारे में भले हो जाए। तो ये निष्कर्ष हमको मिला है अपना ऑब्जर्वेशन करके सबसे पहले, फिर दूसरे से भी वेरीफाई करके, पूछ करके भी उसको देखा जा सकता है। तो एक तरीका ये है अभ्यास का, एक चीज जो अभ्यास करनी होती वो ये है। एक और दूसरी छोटी बात इसके साथ बता देता हूं, फिर प्रश्न ओपन करता हूं। दूसरा जो अभ्यास इसमें जरूरी होता है वो ये कि दूसरे की कमियों की लिस्ट तो हमारे पास वेल प्रिपेयर्ड है, बनी हुई है। एक बार रुक करके हमको एक सिंपल होमवर्क करना होता है कि जिस व्यक्ति के लिए भी बहुत शिकायतें हैं हमारे पास, एक बार एक पेज पर लिख लें कि उसने क्या क्या खराब किया हमारे साथ। अपने परिवार के उस संबंधी के लिए लिख लें कि क्या क्या उसने मेरे साथ ठीक नहीं किया। मन भर के सब लिख लें, जितना याद आए, दिमाग पे जोर डाल के जितना भरा हो ना वो सब लिख लें। जब वो पूरा लिखा हुआ हो जाए, मानस खाली हो जाए, तो पेज पलट के थोड़ा रुक के देखना शुरू करें कि उसी सामने वाले व्यक्ति ने क्या क्या मेरे लिए अच्छा किया है। वो लिस्ट को भी लिखना शुरू कर दें। उदाहरण के लिए अगर एक बच्चा लिखेगा तो ये लिखेगा कि आज माँ ने हमको पार्टी में जाने नहीं दिया, अगर नहीं दिए हैं तो मैं ये कपड़ा खरीदना चाहता था, उन्होंने नहीं खरीदने दिया। ऐसा लिस्ट बनेगा उसका, कुछ कुछ मन भर के लिख ले। फिर पेज पलट के ये भी लिख ले साथ में कि उसी माँ ने कितनी बार हमको हमारी पसंद के कपड़े दिलवाए, वो नोट कर ले। कितनी बार हम किसी पार्टी फंक्शन में जाना चाहते थे तो परमिशन दे दिया, या और कौन कौन से काम हमारे लिए दिन भर में करती है या पीछे की है, वो नोट करके देख ले, नोट करके देख ले।
मैं कहता हूँ जिसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा हो ना, एकदम ईमानदारी से जो लिख रहा हो, और जिसको कुछ नहीं दिख रहा हो उसको एक छोटा काम करना चाहिए कि जाके सामने वाले से पूछ लेना चाहिए कि यार हमको कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है तुम्हारा किया हुआ, थोड़ा बताओगे? धैर्य रख के जाइएगा, क्योंकि हो सकता है वो इतनी लंबी लिस्ट बताए आपको कि पेज छोटा पड़ जाए आपका। जिसको नहीं दिखता हो ना उसके लिए ये मास्टर स्ट्रोक है कि थोड़ा पेशेंस लेके जाइए और पूछ लीजिए खाली अगले वाले से, देखिए वो क्या लिस्ट देता है, और उसमें से जो आपको उचित लगे उतने को रख लीजिएगा ना। जस्टिफाई करने नहीं जाइएगा, बहस करने नहीं जाइएगा, सिर्फ सुनने जाइएगा कि क्या क्या उसने ठीक किया है आपके साथ। ठीक। तो दूसरा जो अभ्यास करना होता है वो ये कि ये ठीक की लिस्ट एक बार अगर बन गई है ना, तो प्रयास पूर्वक जब हम आपको देखते हैं तो आपने जो ठीक नहीं किया है वो तो मेरे मन में सारा ही पिक्चर चलना शुरू हो ही जाता है। हम प्रयास पूर्वक ये अभ्यास करते हैं कि जो आपने ठीक किया है मेरे साथ मैं उसको भी तो देख सकूं, और गलत देखने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, जो वास्तव में उसने किया है वो भी तो देखें। अभी क्या होता है कि आपकी दो कमियों को ही जब हम देख रहे होते हैं तो गुस्सा हमारा 100% उबाल पे होता है। अगर वो दो कमियों के साथ साथ 20 आपका अच्छा किया हुआ वाला भाग भी दिखेगा तो उतने परसेंटेज से गुस्सा डाउन होगा कि नहीं, ग्रेटिट्यूड आएगा कि नहीं, करके देखिए। तो मैं सिंपल दो बात कह रहा हूँ, उस गलती करते हुए व्यक्ति के लिए भी ये देख सकें कि मूल में वो भी सही को मेरे ही जैसा मानव है, मेरा ही संबंधी है, सही को समझना चाहता है, वो भी मेरी तरह सही जीना चाहता है, अपना भी सुख समृद्धि चाहता है, मेरा भी सुख समृद्धि चाहता है। समझ के अभाव में, योग्यता की कमी के कारण जब उसको अपने सुखी समृद्ध होने का कोई उपाय नहीं दिखता है तो वो गलत तरीका चुन लेता है अपने सुखी समृद्ध होने का, जिसमें मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं इरिटेट हो जाता हूँ। तो गलती तो कर रहा है अगला, लेकिन वो गलती करने के साथ बैकग्राउंड में ये बात भी दिखे। एक होमवर्क ये है जो हम अभ्यास पूर्वक देख सकें, और दूसरा उसकी कमियों की लिस्ट के साथ साथ उसका जो अच्छा किया हुआ वाला लिस्ट है उसको हम पहले प्रयास पूर्वक देखें। तो आदमी सामने दिखे तो दो लिस्ट हम प्रयास पूर्वक देख लें। एक ये कि उसने वो भी मूल में मेरे जैसा मानव है, सही करना चाहता है, और दूसरा उसने क्या क्या मेरे साथ अच्छा किया है। ये दो काम हम प्रयास पूर्वक कर लें। कमी देखने में तो हम एक्सपर्ट हैं ही, उसके लिए कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। वो तीनों के साथ जीने के डिज़ाइन को सोचें, देखें बदलता है कि नहीं। ऐसा दो अभ्यास हमने बता दिए, ऐसे आगे और बातें हो सकती हैं, और हम सब इसी से गुजर के आए हैं जी। ऐसा नहीं है कि हमसे कोई गलती नहीं हुई है। आप 20 साल पहले, मेरे जुड़े हुए 20 साल हो गया हमको इसमें, 20 साल पहले के लोगों से बात करिएगा तो आपको कुछ लोग मिल ही जाएंगे जो हमसे दुखी और परेशान हुए हैं। इस बार मैं एक सेशन ले रहा था मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान का, कोई एक मेरा मित्र उसमें हमको बहुत सालों बाद मिला। उसको 8 साल 10 साल पहले के, हमारे 10 साल से भी ज़्यादा हो गया, बल्कि 2015-16 की बातें वो बता रहा था, तो 10 साल से ज़्यादा हो गए, 11-12 साल के पहले की बात। कुछ बातों को लेकर के उसको दुख था, पीड़ा थी, परेशानी थी। ठीक, तो ऐसा थोड़ी है कि हमसे कोई परेशान नहीं हुआ है, लेकिन समय के साथ इस अभ्यास को हम करते हैं तो धीरे धीरे अपने में बदलाव हो जाता है। आज आराम से बात हो जाती है, जिसका जिसका पता चलता है वो या तो हम खुद ठीक कर लेते हैं या अगला बता देता है, हमको नहीं पता है अगले ने बता दिया, वापस ठीक कर लेते हैं जी। तो प्रक्रिया तो सरल है, लेकिन दूसरे को थोड़े दिन के लिए छुट्टी देना होता है। हम हर बार जो ये दूसरे को खींच के ले आते हैं ना, तो सुधार का प्रोग्राम हम दूसरे का ही चलाते रहते हैं। कुछ महीने भी तो लगाइए अपने ऊपर जी।
कुछ दिन कुछ महीना भी तो फोकस कर लें कि एक बार दूसरे को छुट्टी दे करके थोड़ा हम करके देखें तो सही। नहीं होगा तो बिगड़ना तो कुछ है नहीं, लेकिन कुछ दिन के लिए दूसरे को छुट्टी दे करके अपने कॉम्पिटेंस इम्प्रूवमेंट के लिए समय लगाएं तो सही। कितना समय लगता है पूछिएगा तो परफेक्ट होने में तो हो सकता है 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल भी लग जाए, लेकिन जिन पीड़ाओं को आप अभी झेल रहे हैं ना, सिंसियरली काम कर लें तो 3 से 6 महीना भी सफिशिएंट है आपकी अभी की पीड़ा को ख़त्म करने के लिए। 3 से 6 महीना अपर साइड में कह रहा हूँ, हो सकता है 3 दिन में हो जाए, हो सकता है 1 महीना में हो जाए, लेकिन मैं तो मार्जिन लेके कह रहा हूँ 3 से 6 महीना मैक्सिमम, बशर्ते रोज 1 घंटे का समय कम से कम आप अपने को ठीक होने के ऊपर लगा रहे हैं। वो समय नहीं लगाएंगे तब कब होगा, तो किसी जन्म में नहीं होगा जी। कोई हमसे पूछे कि कानपुर रहता हूँ मैं, कि दिल्ली कितने दिन में पहुँचेंगे, तो हमारा पहला सवाल होगा घर से बाहर कब निकलोगे ये बताओ, कौन से मोड से जा रहे हो ये बताओ। तुम बाहर ही निकलोगे घर से 3 महीना बाद, तो टाइम तो उसके बाद काउंट होगा। ऐसे ही तुम निकले हो पैदल, कि तुम निकले हो गाड़ी से, सीधा जाओगे कि रास्ते में समोसा भी खाओगे, मूवी भी देखोगे, ठीक है, 2 रेस्टोरेंट में भी बैठोगे, फिर रेस्ट भी चाहोगे, तो वो जोड़ के हिसाब बताया जाएगा ना जी कितना दिन। तो 1 घंटा रोज भी लगाएं तो 3 से 6 महीने में आज की प्रॉब्लम हल हो सकती है। पूरा होने में तो देखिए 2 साल 5 साल 10 साल का टाइम लगता है। और अगर दिनों दिन हम बेहतर हो रहे हैं ना जी, वो भी अपने में बहुत खुशी और उपलब्धि देती है। परफेक्शन तो जब आएगा तब आएगा। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं आप ही की जर्नी को लेकर के एक क्वेश्चन और है जी जी। आपके जीवन में ये इम्पोर्टेंस कब बनी और फिर इसकी शुरुआत कैसे करें? देखिए, इम्पोर्टेंस तो जीवन में बहुत छोटे छोटे मुद्दों से बनता रहता है। पानी उबल के जो भाप बनता है ना, वो एक दिन में नहीं बनता है, थोड़ा थोड़ा करके गर्मी होती है, एक दिन वो उबल जाता है। तो आप पूछिएगा मेरा डिसीजन कब हुआ कि मैं पूरी तरह से इस पे काम करूँगा, तो वो 2009-10 के आसपास का समय, 2008-9-10 के बीच का टाइम है, जिसमें मैं 2004 अक्टूबर में इसका शिविर पहली बार किया था। यानी 4-5 ईयर्स आप समझिए कि हमको, वही बता रहा हूँ कि ये पूरा जो 2004 से 9 तक का समय रहा ना, वो मेरे लिए शुरू में ये रहा कि ये बात ठीक है कि नहीं। तो मेरे पहले शिविर का जो निष्कर्ष था वो ये था कि ये बात तो ठीक है, अपने लिए जिया जा सकता है, परिवार में भी मैं जी सकता हूँ। मेरे परिवार की जो स्थिति थी उससे मुझे पहले शिविर के बाद ये लगा कि मैं तो जी सकता हूँ, परिवार जी सकता है, समाज में ना होगा ये। मैं अपना निष्कर्ष बता रहा हूँ कि मेरा निष्कर्ष ये था कि मैं तो जी सकता हूँ, परिवार में भी हो सकता है, समाज में कभी ना होगा। ठीक, तो किसी एक समय में कहाँ से वो मन बना कि कैसे कर सकते हैं, तो किसी एक समय में हमको 2 बातें दिखी। एक तो ये दिखा कि समाज में होगा कि नहीं होगा ये भविष्य कौन बता सकता है, ठीक है, होना नहीं होना तो इस बात पे निर्भर करता है कि हम प्रयास किस डायरेक्शन में करते हैं। तो जो पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि मोबाइल पर ठीक करने पर प्रयास हुआ, तो 30 साल में मोबाइल देखिए कितना इम्प्रूव हो गया। 1995-6 में हथौड़े जैसे मोबाइल आते थे मोटोरोला के, आज 30 साल में देखिए कितने स्मार्टफोन हमारे हाथ में आ गए हैं। उस समय के कंप्यूटर से भी कई गुना बेहतर है। आज हाथ की घड़ी उस समय की घड़ी की तुलना में सैकड़ों गुना बेहतर है। आज से 100 साल पहले अगर कोई दूसरे को कहता ना कि मोबाइल जैसा एक डिवाइस हो सकता है जिसमें 7 समंदर पार भी आप किसी से उसी समय बात कर सकते हैं और चेहरा देख सकते हैं, अगर 100 साल पहले कोई कहता ना तो अगला कहता पागल है। हमारे यहाँ कहते हैं दिमाग का कोई नस ढीला हो गया तुम्हारा। तो ऐसा स्थिति होता अगर 100 साल पहले कोई कहता। तो
लेकिन आज 100 साल के बाद हालत ये है कि 3 साल का बच्चा भी हाथ में फ़ोन पकड़ता है, कहता है नानी को फ़ोन लगाओ, और न्यू जर्सी में नानी को फ़ोन लग जाता है। या न्यूयॉर्क में बैठे हुए बच्चा यहाँ इंडिया में नानी दादी से बात कर लेता है। 30 सालों में ये हो गया ना जी कि हमारा 3 साल का बच्चा भी ये कर लेता है। तो मुझे लगता है कि समाज में भी पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करना शुरू करेंगे तो पॉसिबल है। जी माइक मेरा 1.5 साल का पोता मोबाइल चलाता है ना। हाँ। और 2.5-3 साल होते होते आपसे बढ़िया चलाएगा। बढ़िया चलाएगा। जो हम 70 साल में नहीं कर पा रहे हैं ना जी, वो 3 साल में वो कर देगा, क्योंकि बचपन से उसको वो मिला है, हमको नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत 30 मार खाए हैं, भाई उसको बचपन से मिला तो कर लिया, हमको भी मिलता तो हम भी कर लेते। तो एक बार दिखता है कि सामूहिक प्रयास में हम लगते हैं तो समाज बदल सकता है। ये संभावना हमको धीरे धीरे दिखी। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न ये बनता है कि भाई ठीक है, सामूहिक रूप में प्रयास होगा, इनिशिएट कौन करे, शुरू कौन करे। तो मुझे ये बात दिखी, मैं अपने लिए बता रहा हूँ कि किसी संदर्भ में इन्हीं चीज़ों को लेके बात हो रही थी, तो हमारे सर ने यही सवाल हमसे पूछा कि भाई शुरू कौन कर सकता है। जिसको दिखाई देता है इसकी ज़रूरत वो शुरू करेगा, या जिसको अभी ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही वो शुरू करेगा? कौन करेगा? जिसको ज़रूरत लग रही है वही शुरू करेगा ना। तो अगर हमको ज़रूरत लग रही है समाज के ठीक होने की, तो हम ही कोशिश कर सकते हैं ना, दूसरा कौन करेगा? हमको ज़रूरत लग रही है यहाँ साफ रहने का, तो हम ही तो झाड़ू लगाने का सोच सकते हैं, दूसरा कौन सोचेगा? इसी में मुझे ये बात भी लगी जो मैं हर बार कहता हूँ कि आप अगर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इंटेलेक्चुअली आप समाज के टॉप 10%, टॉप 5% में आते ही होंगे, 10% में आते होंगे। अगर आपका घर इनकम टैक्स भर रहा है तो फाइनेंशियली भी आप समाज के टॉप 10% में आते ही हैं। 10% से ज़्यादा लोग इनकम टैक्स भरने वाले नहीं हैं इस देश में। तो अगर घर इनकम टैक्स भर रहा है तो आप सोसाइटी के 10% में आते हैं फाइनेंशियली। अगर आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक है, ठीक है, तो आप पढ़ाई के हिसाब से भी समाज के 10% में आते हैं। सोशल स्टेटस भी आप अगर देखने जाएंगे तो हो सकता है आपको समाज का 10% मिले, कम से कम मेरा तो था। तो मुझे ये दिखा कि फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, सोशली, इंटेलेक्चुअली अगर हम समाज के टॉप 10% में आते हैं और हम ही इस काम को नहीं सोचेंगे, तो जो बेचारा ब्रेड एंड बटर के लिए स्ट्रगल कर रहा है उससे उम्मीद भी क्या करें। जो हम उस क्रीम के लेयर में, मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि मुझे ये बात अपने लिए दिखी कि मैं उस क्रीम के लेयर में बैठा हुआ हूँ टॉप 10% में, फाइनेंशियली भी, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी, एजुकेशन वाइज भी, इंटेलेक्चुअली भी। अगर यही क्लास सोसाइटी के लिए नहीं सोचेगा तो जो अभी ब्रेड बटर के लिए स्ट्रगल कर रहा है, जिसको 2 सम्मान की ही अभी भूख पूरी नहीं हो रही, पहचान ही नहीं पूरा हो रहा, या जिसको खाने पीने का ही उपाय नहीं है, जिसको लोग बुद्धू और नालायक का ही ठप्पा मार के रखे हुए हैं, वो बेचारा करेगा भी क्या। तो वो जगह थी जिसने हमको मोटिवेट किया काम करने के लिए, ये देख के कि सामूहिक प्रयास से जैसे यहाँ चीज़ें ठीक हो गई वैसे यहाँ भी सामूहिक प्रयास करेंगे तो क्यों नहीं होगा। हमको ज़रूरत दिखती है तो हम ही शुरू कर सकते हैं। और स्टेटस वाइज भी हम फाइनेंशियली, सोशली, इकोनॉमिकली सब तरह से टॉप 10% में आते हैं, तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और लास्ट बात में मजाक में कहता हूँ कि अगर एक बार ये दिखने लगता है ना कि ये काम अपने लिए सुख देने वाला है, अपनी खुशी मिलती है, समाज का भी इससे अच्छा होता है, ये बात अगर हमको दिखती है ना, तो वही मोटिवेट किए रहता है हमको इस काम को करने के लिए। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मेरे पास करने के लिए इससे बेहतर काम कुछ है नहीं, तो करें क्या।
करें क्या? तो मेरी तो मजबूरी है जी इसको करना। मैं तो विवश हूँ, बाध्य हूँ इसको करने के लिए, करूँ क्या? और बाकी जगहों से ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा तृप्तिदायक, ज़्यादा सेटिस्फाइंग काम ये लगता है, तो करें क्या? और जी सॉरी, हाँ। मैं तो इतना ही कहूँगा कि हम सब लोग बहुत खुशनसीब हैं, और यहाँ भी जैसी आप अपेक्षा कर रहे हैं कि समाज के अंदर में जो लोग आपकी स्थिति के हैं, जैसे फाइनेंशियली भी और इंटेलेक्चुअली भी, मानसिक रूप से भी, और जिनको कुछ कुछ दिखता है, वो लोग आगे तो आएंगे ही, ऑटोमेटिकली आएंगे, वो भी कहाँ जाएंगे, और इससे बढ़िया काम और क्या होगा। तो ये सभी के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा क्वेश्चन पिछले टॉपिक पे है, जहाँ पे आपने बोला कि सामने वाले को अपने जैसा मानो, अगर कुछ गलत हो भी रहा है तो सोचो कि उसका मूल भाव वो नहीं होगा। प्रॉब्लम ये है कि जब संबंधों में स्नेह नहीं है तो सामने वाला अपने जैसा लगता नहीं। फिर आपने बोला कि लिखो, तो पहला पेज तो बड़े आराम से लिखा जाएगा जहाँ पे गलतियाँ दिखेंगी, दूसरे पेज में डेफिनेटली मेरे पास कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरा रिलेशन उसके साथ सही नहीं है, मुझे उसमें कुछ अच्छा दिखेगा ही नहीं। फिर आपने इसका सोल्यूशन दिया कि जाके पूछो। जब रिलेशन वैसा नहीं है तो मैं प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड जाके पूछूंगी भी नहीं, क्योंकि मैं वो कैरी ही नहीं कर रही हूँ कि मैं वो टॉकेटिव हूँ कि मैं पूछूं कि तूने मेरे लिए क्या अच्छा किया। तो मैं कैसे उस इंसान के साथ अपना रिलेशन नॉर्मल करूं? मतलब सुनने में अच्छा लगा जो आपने बोला, बट प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड हम बात नहीं करते कि तूने क्या किया मेरे लिए। बिल्कुल, अच्छा। तो मैं आपके लिए प्रैक्टिकली 2 उपाय बता देता हूँ, ट्राई करके देखिए। पहला ये कि एक बार शांति से बैठ करके जब आप अगले की कमियां लिख देते हैं ना सारी, तो आप रुक के देखिएगा, एक बार करके देखिए इसको, 15-20 मिनट ही लगेगा। आप रुक के देखिएगा तो हो सकता है ध्यान इस बात पर जाने लगे कि शायद घर का खाना बनाने में अगला मदद कर देता होगा, कर देती होगी, शायद हमारे बच्चे को कुछ पढ़ाने में मदद कर देते होंगे, ठीक है, शायद घर के फाइनेंशियल जगहों पे कुछ कंट्रीब्यूशन कर देते होंगे, शायद इन 3 जगहों पर, इन 2 जगहों पर, इन 4 जगहों पर मेरे लिए, मेरे पति के लिए, मेरे बच्चों के लिए, ठीक, इन कामों में सहयोग कर रहे होंगे। वो कंट्रीब्यूशन दिखना शुरू हो जाएगा। पर वो कंट्रीब्यूशन ऐसा लगता है क्योंकि मैंने भी इतना करा है इसलिए उसने इतना करा है, तो वो कंट्रीब्यूशन नहीं लगता, वो लगता है क्योंकि मैंने भी इसके बच्चों के लिए करा होगा तो इसलिए वो इन रिटर्न वो इतना तो करे। अगर मैं रात का खाना बना रही हूँ तो सुबह का तो वो बनाएगा ही। वही तो देखिए, ये ठीक कह रहे हैं आप, ये कंपैरिजन से देखते हैं तो ऐसा ही दिखता है, लेकिन ये समझ में आना जरूरी है कि अगला अगर सहयोग नहीं करेगा ना तो दिन और रात दोनों का खाना हमको बनाना पड़ेगा और उसमें लगने वाला समय हमारा ज़्यादा होगा। सिर्फ अपने लिए बनाई तब भी, सिर्फ अपने लिए और अपने पति बच्चों के लिए भी खाना बनाएं तब भी अगर अगला सपोर्ट नहीं करेगा ना तो हमारा लगने वाला समय ज़्यादा होगा। तो हमारा उतना समय तो बच ही रहा है अगर हमने साथ मिल करके इसको डिज़ाइन किया है। तो ऐसे ही छोटे छोटे मुद्दों को आप देखने जाएंगे ना तो बहुत सारी लिस्ट दिखाई देगी, और ध्यान से देखेंगे ना तो शिकायत भी इन्हीं छोटे छोटे मुद्दों की होती है जी। शिकायत भी कोई ऐसा नहीं है कि वो आके हमारा घर जला जाता है, अपवाद में कोई जलाता होगा, शिकायत भी बहुत छोटे छोटे मुद्दों की ही है हमारी। तो अगर पॉजिटिव देखेंगे तो ये ठीक है कि आपने किया होगा, मैं उसको मना नहीं करूँगा, लेकिन अगले ने किया तो है ना जी। ऐसा तो नहीं है कि आपके सब किए को खा के पचा गया हो, ठीक है, पचाने वाले लोग भी मिल जाएंगे आपको, कल को हो सकता है। तो वो कंट्रीब्यूशन दिखता है। दूसरा एक उपाय ये करना होता है, करेंगे ना तो दिखेगा। दूसरा ये करना होता है कि आप उससे जाके नहीं पूछ सकते हैं ना तो किसी इंटरमीडिएट को यूज़ कर लीजिए। आपका पति हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, उससे पूछ लीजिए कि यार इस आदमी के घर में होने से घर के ठीक चलने में कहाँ कहाँ मदद मिल रही है, थोड़ा देख करके हमको बता दो। एक परिवार के हिस्से के रूप में हम जी रहे हैं। अगर परिवार का है तो, ऑफिस का है तो काम करने की जगह की बात होगी, जहाँ का भी बात हम कर रहे हैं
ठीक, हस्बैंड का है तो हस्बैंड का होगा, वाइफ का है तो वाइफ का होगा, भाई बहन का है तो भाई बहन का होगा, सास ससुर का है तो उसका होगा, बच्चे का है तो उसका होगा। अपने किसी नज़दीकी से आप पूछ करके देख लीजिए कि भाई इस घर परिवार के ठीक चलने में इस व्यक्ति का कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूशन है, थोड़ा रुक करके एक बार बताओगे हमको? ये तो कर सकते हैं। हमारे यहाँ मजाक में कहते हिंदी में, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। जो पूरी घड़ी बंद है ना, वो भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। आदमी को कई बार देखेंगे ना, तो रुक करके ये लिस्ट देखना शुरू करेंगे ना, तो बहुत सारा ठीक वाला दिखेगा। थोड़ा रुक के और देखेंगे ना, तो कई बार आपको ये भी दिखेगा कि अगला ने जो खराब किया है, जिसका लिस्ट बना के हम घूम रहे हैं, उसका लाइटर मैंने दिया था, उसका ट्रिगर मैंने दिया था। तो हमको ये तो याद रहता है, हम किसी जगह पे थे तो शिकायत कर रही थी पत्नी, वह पति ने थप्पड़ मार दिया होगा 3 साल पहले किसी दिन। ठीक, एक जगह कहीं बेटा शिकायत कर रहा था कि पिताजी ने थप्पड़ मारा होगा 3 साल पहले, 2 साल पहले। ठीक, शिकायत बनी हुई है। ठीक, रुक के देखिएगा कि क्यों मारा होगा, तो हो सकता है हमने गाली दी होगी। ठीक, हो सकता है हमने कुछ ऐसा काम किया होगा जो अगले को जाके पोक कराए होंगे। ठीक है, तो जो मैं कल कह रहा था ना, वो जाते हुए सांप के पूंछ पे जाके हम अगर पैर रख देंगे तो दूसरी जगह बाद में जाएगा, पहले मुड़ के हमारा हिसाब लगाएगा। हम कहते हैं सांप ने डस लिया, ये हिसाब रखते हैं तो पूरे संसार से सांप को ख़त्म करेंगे। हिंदी में एक जन्मेजय का नाग यज्ञ कथा आती है कि उसके पिताजी को जो है सांप ने डस लिया, तो उसने कहा कि हम पूरे संसार से सांप को ही ख़त्म कर देंगे। ठीक, थोड़ा रुक के देखने जाएंगे कि अगला क्यों कर रहा है ऐसा, तो बहुत बार ये भी दिखेगा आपको कि उसका लाइटर मैंने दिया था, उसकी माचिस मैंने लगाई थी, उसका ट्रिगर मैंने दिया था। अगर वो ट्रिगर मैं नहीं दूंगा तो शायद अगला करे भी ना उस गलतियों को जिसकी लिस्ट बना के हम घूम रहे हैं। प्रयोग करके देखना चाहिए। मैं तो खुला हूँ, करके देखना चाहिए। माइक यहाँ दे दीजिएगा प्लीज़। रुक के देखें कि परिवार में उसका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, ऑफिस में उसका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। नहीं पूछ सकते हैं सीधा उससे, जो बीच के लोग हैं उनसे पूछ के देखें। जिन कमियों की हम लिस्ट बना के रखे हैं कि ये खराब है, थोड़ा रुक के देखें कि उसके पीछे मैंने क्या किया था जिसके कारण ऐसा हुआ। तो अगर आज मैंने आपको गाली दिया है, कल आपको अवसर मिलता है तब आप गाली देते हैं ना, तो बेसिकली आप गाली दे करके हमको ये कह रहे हैं कि श्याम, पिछले दिन जो तुमने मेरा अपमान किया था ना, वो ठीक नहीं था। तुम वहाँ सम्मान से हमारे साथ बात करते तो ठीक होता। तो बेसिकली आपकी जो गाली आ रही है वो मेरे पुराने अपमान की प्रतिक्रिया है। अगर मैं उस अपमान को ठीक कर लूँगा तो यहाँ आप गाली नहीं दोगे हमको। बहुत सारा तो चेन में ऐसा दिखेगा आपको, जैसे अच्छाई के लिए दिख रहा था ना कि मैंने किया तो वो किया, ऐसे ही गलतियों के लिए भी दिखेगा कि हमने कुछ ट्रिगर दिया तो अगला रिएक्ट हो गया। बहुत सारी गलतियाँ वैसी ही दिखेंगी। जी, ये जैसे आपने लिखा कि दूसरे की उपलब्धियों को उतना ही प्रसन्न हो पाना जितना स्वयं की उपलब्धियों में है, तो दूसरे का जो एफर्ट है, इंटेंसिटी है, उसका श्रम है, जो उसको उपलब्धि हासिल हुई है उसमें, तो वो तो मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि वो तो व्यक्तिगत है उसका। और ऐसी स्थिति में हमें सिर्फ शुभ की कामना करनी है। यहाँ प्रसन्न हो पाने से आपका तात्पर्य क्या है? एकदम सिंपल। अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं ना, तो आपका बच्चा क्लास में टॉप करता है तो जो खुशी आपको होती है ना, आपका भाई का बच्चा भी क्लास में टॉप करे तो वही खुशी आपको हो जाए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसा आप अपने मन में बीसियों बढ़ा सकते हैं कि उसका क्या मतलब है। कि एक जॉइंट फैमिली में अगर हम रह रहे हैं तो मेरा बच्चा जब क्लास में फर्स्ट आता है तो जो खुशी हमको होती है, मेरे भाई का बच्चा भी अगर फर्स्ट आता है तो वही खुशी हमको है, तो हम परिवार मानते हैं, स्नेह मानते हैं। अगर वही खुशी नहीं होती हमको तो कहीं ना कहीं स्नेह में कमी है और वो परिवार चलेगा नहीं फिर लंबा, वो टीम चलेगी नहीं लंबी। आज मैं लंच के बाद किसी से मैं इस पर भी बात कर दूंगा कि परिवार और टीम के रूप में जीने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। सोचा तो मैंने इसी सेशन में था,
लेकिन अब तो आगे चला गया। दूसरा है कि दूसरे की ये बात समझ में आई जो मैंने कहा? क्लियर हो गया, क्लियर हो। थैंक यू। दूसरे की गलती के लिए क्षमा कर पाना और स्वयं की गलतियों के लिए क्षमा मांग पाना, इसमें पॉइंट ये है कि जब हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो हमें पता तो चलता है कि हमारी गलती है, एक स्तर ये है। दूसरा क्या है कि सामने वाले को उसकी गलती के लिए माफ़ भी कर दिया तो भी उसकी इंटेंसिटी लगातार कई दिनों तक बनी रहती है। ऐसी स्वीकृति होने के बाद भी कि हमने उसे क्षमा कर दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? एकदम सिंपल हो रहा है। आप कह तो रहे हैं क्षमा कर दिया, लेकिन लिस्ट आप उसकी कमियों की ही बना करके रखे हुए हैं, उसकी अच्छाई वाले लिस्ट पर ध्यान देने का काम नहीं कर रहे हैं। ये जो इतनी लंबी उसकी अच्छाई की लिस्ट है, उस पर ध्यान देने का काम नहीं करके वो जो छोटी लिस्ट है ठीक नहीं होने वाली, उसी को जूम इन करके देखने का काम कर रहे हैं। इसमें फिर ये भी है कि जैसे स्वयं की गलतियों की क्षमा मांग पाने को हम बहुत छोटा कर देते हैं, मतलब अपनी बड़ी गलती को भी बहुत छोटा कर देते हैं, जिससे अपने को सहज तौर पे माफ़ कर देते हैं और सामने वाले को वो उसी तरीके से दिखती हैं जिस तरीके से हमें सामने वाले की दिखती रहती है। वो तो मतलब होगा ना। अच्छाइयों की लिस्ट उसकी कम दिखती है और गलतियों की लिस्ट ज़्यादा दिखती है ना। तो मैं तो कहता हूँ अगर ईमानदारी से बनाएंगे ना, तो होता यह है कि अपने लिए हम इतने अंधे होते हैं कि कमी देखना मुश्किल होता है। और जो मैं पीछे बात कर चुका हूँ उसी को मैं दूसरी भाषा में कह रहा हूँ। अपने लिए हम इतने अंधे होते हैं कि कमी दिखना मुश्किल होता है, और दूसरे के लिए इतने अंधे होते हैं कि अच्छाई दिखना मुश्किल हो जाता है। तो डिज़ाइन तो हम वही बना रखे हैं, और ये पहचान में आने लगे कि दोष हमारे चश्मे का है, तो दूसरे पर शिकायत करने के पहले अपना चश्मा ठीक करने पर बार बार प्रयास तो करें, एफर्ट तो करें। दूसरे को कटघरे में खड़ा करने के बदले प्रॉब्लम चश्मे की है, इसको पहचान करके बार बार ये चश्मा ठीक करने पर तो लौट के आए हम। वो नहीं आते हैं, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। इसी में आगे लिखा है कि अपने निर्वाह पर प्रधान रूप से ध्यान, न कि सामने वाला कैसे जी रहा है। तो ऐसा नहीं होता कि प्रभावित नहीं होते, मतलब कहीं ना कहीं प्रभावित होते ही हैं। और ऐसा भी होता है कि जो हमारे पास में स्वधन है, हम उसी से अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मनोस्थिति प्रभावित तो रहती है ना, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? दूसरे से अप्रभावित कैसे रहें, ये पोस्ट लंच टॉपिक है हमारा, करेंगे। अभी के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि कहीं आग लगी है ना, तो दो तरह से हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। एक जाके उसमें थोड़ा और पेट्रोल डाल देने में, ठीक है, दूसरा उस पर थोड़ा पानी डालने में। ये दोनों प्रभाव पड़ सकता है ना। और ये आग नहीं तय करती है कि कौन सा प्रभाव पड़ेगा, वो बाहर लगी हुई आग नहीं डिसाइड करती है कि कौन सा प्रभाव पड़ेगा। आग लगने वाले को अगर मैंने अपना विरोधी मान रखा है, दुश्मन मान रखा है, वो जल जाए ऐसा ही सोच रहे थे, तो थोड़ा पेट्रोल डाल देंगे जाके, ठीक है, चलते हुए ऐसा डाल देंगे, नज़र ना पड़े किसी की और जल जाए, ठीक। और अगर उसको हमने अपना संबंधी मान रखा है, उसके साथ स्नेह का भाव है, तो हम अधिकतम बुझाने का कोशिश करेंगे। ये आग नहीं तय करती है कि प्रभाव के रूप में उसको बढ़ाया जाएगा पेट्रोल डाल के, कि बुझाने का काम किया जाएगा पानी डाल के। ये हम तय करते हैं, हम तय करते हैं। तो प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन कैसा पड़ेगा ये हम तय कर सकते हैं ना जी। थैंक यू। भैया, सोचा जाए। हाँ, जैसे आपने बोला दूसरों को सही बात है। भाई साहब कह रहे हैं कि पानी से भी नहीं बुझे तो मिट्टी डालना पड़ता है, तब बुझती है वो। मेरा सवाल ये था, अगर हम किसी और को स्नेह देना चाहते हैं तो पहले उसके लिए हमें खुद में स्नेह होना चाहिए ना। बिल्कुल। अगर कोई इंसान खुद में ही इतना प्रॉब्लम्स में ग्रस्त है, खुद से मतलब उसको नहीं हो पा रहा है खुद से स्नेह, तो वो किसी और को कैसे स्नेह देगा। बिल्कुल और ठीक कई बात बार है। होता है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बराबर बैलेंस करके चलना है।
अपना पर्सनल लाइफ में या अपनी किसी भी एक दोनों में से किसी भी एक लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, फिर आप जब अपना दूसरी लाइफ में एंटर करने जाते हो तो सोचते हो कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, जो मेरा बैक ऑफ द माइंड जो भी चल रहा था मैं उसको साइड रख के यहाँ पे जाती हूँ, यहाँ पे शायद कुछ अच्छा हो जाएगा तो शायद मेरा दिन बेहतर हो जाएगा, मुझे शायद एक राह मिल पाएगी, थोड़ा डायरेक्ट हो पाऊंगी कि मैं चल पाऊँ। पर वो बैगेज तो रहता ही है आपके बैग में कि अरे वो चल रहा है। कई बार ये होता है कि पर्सनल लाइफ में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में आप ये सोच के जाते हो कि चलो यहाँ पे अच्छा हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा एटलीस्ट। पर आप चाहे कितना भी कर लो, जो वो दिल में होता है ना, वो 1% भी अगर बाहर निकल के आता है तो वो चीज़ें होती हैं। दो आप नहीं चाहते कि आपको सामने आए चीज़ें, पर वो कहीं ना कहीं से आई जाती हैं। तो उसको कैसे हम नेग्लेक्ट करें, उसको कैसे हम कम करें कि वो जो बैगेज है वो वहीं उतर जाए, और जब मैं दूसरी लाइफ में एंटर कर रही हूँ तो एटलीस्ट मैं एक फ्रेश स्टार्ट कर सकूँ, ताकि वो बैगेज मेरे साथ आगे ना जाए। परफेक्टली फाइन। दूसरे का प्रभाव कैसे नहीं पड़े हमारे ऊपर, इसको मैं लंच के बाद बात करना चाह रहा हूँ। दूसरे को मैं बाद में लाना चाह रहा हूँ, उसको थोड़ा सा रोक लेता हूँ। दूसरे का नहीं, मेरा खुद का ही। वही दूसरे का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, उसके लिए हम क्या करें, इसको मैं लंच के बाद लाना चाह रहा हूँ। दूसरे का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, उसके लिए क्या करें, इसको मैं लंच के बाद लाना चाह रहा हूँ। तो ले आएंगे, हम कर देंगे आज ही रिस्पॉन्ड। अभी मैं 10 से 15 मिनट का टाइम लेके ना, कुछ भावों पर मुझे थोड़ी बात करनी है, मैं उसको कर देना चाहता हूँ। तो 15 मिनट के लिए हम क्वेश्चन को होल्ड कर रहे हैं, इसको एक बार पूरा कर देते हैं, फिर लौट के सेकेंड हाफ में वो सारे प्रश्नों को हम एक एक करके डील कर देंगे। मैं थोड़ा सा बाकी भावों के ऊपर बात कर देना चाहता हूँ। ममता और वात्सल्य, अगला 2 भाव ये था। तो स्नेह के साथ जब हम दूसरे के साथ जीने जाते हैं ना, तो ह्यूमन बीइंग हमको सेल्फ और बॉडी दोनों के कोएग्जिस्टेंस के रूप में समझ में आया है। मानव, मैं और शरीर दोनों के सहअस्तित्व के रूप में समझ में आया है। तो हमको समझ में आता है कि हमारे संबंधी को शरीर के लिए सुविधा की भी ज़रूरत है, और उसके सेल्फ को, मैं को समझदार और जिम्मेदार होने की भी ज़रूरत है। तो अब जब हम दूसरे का सहयोग करते हैं तो सुविधा की जगह पर तो उसका ध्यान रखते ही है। शरीर को नर्चर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, शरीर के पोषण के लिए, संरक्षण के लिए, अपने संबंधी के शरीर का ध्यान रखने का काम तो हम करते ही हैं, सुविधा दे करके, सेवा दे करके। हम उसको समझदार और जिम्मेदार बनाने का काम भी करते हैं साथ में, क्योंकि हमको पता है कि सुविधा भर देंगे, अगर वो समझदार और जिम्मेदार नहीं होगा तो सारी दी हुई सुविधा को डुबा के बैठ जाएगा। तो अपने बच्चे को भी अगर हम बड़ा करने का काम कर रहे हैं, उसको पैसा, संसाधन सब दे दें, समझदारी अगर उसको नहीं विकसित होगी, उसका संस्कार ठीक नहीं होगा, उसका चीज़ों को देखना ठीक नहीं होगा, तो उन्हीं सुविधाओं का प्रयोग करके वो खराब हो जाता है, खराब हो जाता है ठीक होने के बदले। वही सुविधा जो उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ा सकती थी, वही उसके लिए बैरियर का काम कर जाता है, पाँव की बेड़ी बन जाती है, हाथ की हथकड़ी बन जाती है। तो ये दोनों की ज़रूरत है, ममता की भी, वात्सल्य की भी। आज के दिन जीने में देखेंगे ना, तो बहुत बार हम बच्चे के लिए सेवा का, सुविधा का तो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन उसको समझदार, जिम्मेदार बनाने की जगह से या तो हमारे पास समय नहीं है, ठीक है, या वो समझदारी खुद ही नहीं है। आजकल मैं यूथ कैंप चलाता हूँ, युवाओं के 18 साल से 30 साल के बच्चे आते हैं। ज़्यादातर बच्चों का एक प्रश्न जो रहता है ना, घुमा फिरा के, वो ये रहता है कि माँ बाप के बीच झगड़ा चलता रहता है, मैं क्या करूँ। ज़्यादातर यूथ का एक प्रश्न ये होता है कि आज का परिवेश और अपने घर के लोगों को देख के हमको विवाह से डर लगता है, क्या करें। तो जीने की जगह पर अगर ये हालत हमारी होगी तो बच्चे को समझदारी हम कहाँ से दे पाएंगे। हमारा खुद का ही जीना अगर एक दूसरे के साथ खराब है तो समझदारी देना तो छोड़िए, हम गड्ढा खोद रहे हैं बच्चे के लिए, ये समझ में आना ज़रूरी है।
समझदारी देना तो बहुत दूर की बात है, हमारी आदत बच्चे के लिए गड्ढा खुदवा रही है। तो ममता और वात्सल्य ये दोनों की ज़रूरत है। इसके साथ देखेंगे ना, कृतज्ञता, गौरव और श्रद्धा, ये 3 भावों पर मैं इसके बाद बात कर देता हूँ 2-1 लाइन। कृतज्ञता या ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता को इंग्लिश में ग्रेटिट्यूड कहते हैं। ग्रेटिट्यूड या कृतज्ञता हमारे में तब आती है जब दूसरे से मिलने वाला सहयोग हमको दिखाई देता है। अगर दूसरे से मिलने वाला सहयोग नहीं दिख रहा है, सिर्फ समस्याओं की लिस्ट दिख रही है, कृतज्ञता आ ही नहीं सकती है, शिकायत ही आएगी। और अगर नहीं दिख रहा है किसी का किया हुआ सहयोग ना, थोड़ा रुक करके देखने की, पहचानने की ज़रूरत है, और लोगों से थोड़ा सपोर्ट लेने की ज़रूरत है, रुक के देखने की ज़रूरत है। उसके सहयोग को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, रीजनिंग दे करके, आर्ग्यूमेंट दे करके उसके सहयोग को सबसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम भी कर रहे होंगे सहयोग, अपने सहयोग की लिस्ट में उसको लिख लें, लेकिन अगले के सहयोग को भी तो देख सकें कि अगले ने हमारे लिए क्या क्या हमारी ज़िंदगी में किया है। वो करेंगे ना तो कृतज्ञता का भाव होगा। ऐसे ही गौरव और श्रद्धा की जगह पे देखेंगे ना, तो जिन्होंने अपने को सही समझने, सही जीने का काम किया है, श्रेष्ठता या एक्सेलेंस का मतलब है जिन्होंने सही को समझने का और सही जीने का काम किया है, अपने लिए भी और दूसरों को भी। तो जिन्होंने हार्मनी को, व्यवस्था को, सच्चाई को समझने का, जीने का काम किया है, उनके प्रति जो भाव है वो श्रद्धा है। कि अगर हम देख पाते हैं कि आपने चीज़ों को ठीक ठीक समझने का, जीने का, परिवार और समाज के बेहतर करने के लिए प्रयास किया है, तो जो आपके प्रति भाव है वो श्रद्धा है। और श्रद्धा के साथ जो हमारा जीना होता है ना, उसको पूज्यता कहे हैं, पूजा कहे हैं। तो पूज्यता का मतलब, या मैं आपके लिए श्रद्धा रखता हूँ, इसका मतलब कोई ये नहीं है कि आपकी तस्वीर हम घर में लगा दें, सुबह 2 फूल चढ़ा दें, 2-1 अगरबत्ती घुमा दें, इतना भर श्रद्धा नहीं है। आप अगर सही को समझने, सही जीने का काम किए हैं, चाहे मेरे पेरेंट्स हों कि माँ बाप हों कि पहले के कोई लोग हों, पूर्वज हों हमारे कि जो भी हों, आपने अगर ठीक समझने जीने का काम किया है तो क्या ठीक है? आपको 2 फूल, 1 माला अगरबत्ती चढ़ा करके पिंड छुड़ा लूँ आपसे, ये ठीक है? या आपसे सही समझने जीने की प्रेरणा लेकर के मैं भी वैसा बनूं, ये ठीक है? प्रेरणा ले। तो श्रद्धा अगर हम किसी के प्रति रखते हैं तो उसकी पहचान ये नहीं है कि हम सिर्फ उनका जय जयकार कर दें, उनके नारे लगा दें, घर के बाहर और अंदर तक उनके नाम पता लिख दें, उनके फ़ोटो चिपका दें, फूल माला चढ़ा दें। और मैं ये सब को मना नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये सब जो भी कर रहे हैं करें, लेकिन अगर उनसे प्रेरणा लेकर के वैसा बनने का काम नहीं कर रहे हैं तो ऐसा ही है कि आदमी मर गया, लाश ढो रहे हैं। ठीक है, किसी की गर्दन दबा के मार दें और लाश को ढोते रहें तो ढोया हुआ लाश कितने दिन काम आएगा? तो श्रद्धा सच्ची कब होगी? जब हम सिर्फ दूसरे का, चाहे हमारे पूर्वज हों कि पहले के लोग हों कि दादा दादी हों कि माँ बाप हों कि कोई भी हो, श्रद्धा सही अर्थों में कब होगी? जब हम सिर्फ उनका जय जयकार करें, उनका नारा लगाएं, उनका पंपलेट पोस्टर बनाएं, ठीक, उसके लिए कुछ भंडारे कर दें, उसके लिए कुछ अगरबत्ती फूल माला चढ़ा दें, कुछ पैसा दे दें, ये सही अर्थों में श्रद्धा है? या हम उनसे प्रेरणा लेकर के हम भी सही समझने जीने का काम करें, ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धा है? इसको सोचा जाए, इसको सोचा जाए। कि नहीं? प्रेरणा लें, ये ठीक है, देखा जाए, विचार किया जाए, विचार करना जरूरी है।
मैंने देखा आदमी के साथ सही सवाल अगर आप पूछ देना, हर मानव में देखने की क्षमता है और वो पहचान सकता है कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। तो मैं तो एक टीचर का रोल भी बहुत सारे भाषण देना या उपदेश देना नहीं मानता हूँ। मैं तो मानता हूँ एक टीचर या पेरेंट्स का रोल कुछ उन सही सवालों को पूछ करके अगले का ध्यान दिला देना है। बाकी तो वो खुद ही कर लेगा जी, देख ही लेगा कि उसके लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। लेकिन वो सटीक सवाल हम उसको दे सकें और देखने के प्रोसेस में मदद कर सकें, इसकी ज़रूरत दिखाई देती है, इसकी ज़रूरत दिखाई देती है। तो ये श्रद्धा है। गौरव है कि हम श्रेष्ठता के लिए प्रयास तो करते हैं, कुछ मामलों में कर पाते हैं, कुछ मामलों में नहीं भी कर पाते हैं। तो जिन्होंने अपनी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया है, पूरा सफल नहीं भी हुए होंगे, कुछ एरिया में किया है, उनके प्रति जो भाव है वो गौरव है। और जिन्होंने पूरा उसको कर लिया है, उनके प्रति जो भाव है वो श्रद्धा है, श्रद्धा है। तो अभी तक हमने विश्वास की बात की, सम्मान की बात की, स्नेह की बात की, ममता वात्सल्य की बात की, कृतज्ञता, गौरव और श्रद्धा की बात की। प्रेम पर 2 मिनट और बात कर देता हूँ। उसके पहले श्रद्धा में एक बात और बता देता हूँ। सही अर्थों में अगर श्रेष्ठता हम में होती है कि मैं मानव के रूप में सही समझ के सही जीता हूँ, परिवार के रूप में सही समझ के सही जीता हूँ, समाज के रूप में सही समझ के सही जीता हूँ, प्रकृति के साथ सही समझ के सही जीता हूँ, अगर ये श्रेष्ठता हम में है ना, तो इसकी पहचान ये है कि हम दूसरों को भी ऐसा होने में सहयोग करना चाहते हैं, दूसरे को भी ऐसा बनने में सहयोग करना चाहते हैं। तो एक्सेलेंस या श्रेष्ठता अगर हमारे में होती है तो दूसरे भी इसमें ऐसे हो जाएं, उसके लिए हम सहयोग करते हैं। अगर श्रेष्ठता की जगह पर विशेषता है, डिफरेंट दिखने का माइंडसेट है, कंपटीशन का माइंडसेट है, उसी से अपना पहचान का माइंडसेट है, तो दूसरे कैसे हमारे जैसे ना हो पाएं, हम इसके लिए सारा प्रयास करते हैं। तो हर बार हम सिद्ध करते रहते हैं कि मैं तुमसे विशेष हूँ, मैं तुमसे भिन्न हूँ, मैं तुमसे अलग थलग हूँ, मैं तुमसे बेहतर हूँ और तुम कभी मेरे जैसा नहीं हो सकते हो। और अगर ज़्यादा कंपटीशन है तो होने लगते हैं तो हम और बाधा डाल देते हैं। तो श्रेष्ठता तब है जब सही समझने जीने के साथ हम दूसरे को भी सही समझने जीने में सहयोग करते हैं। श्रेष्ठता के बदले विशेषता में जब हम फंस जाते हैं तो दूसरों को सहयोग हमसे हो नहीं पाता है। और दूसरों को सहयोग का काम अगर हम नहीं करेंगे तो कृतज्ञता या ग्रेटिट्यूड का भाव नहीं होगा उसमें, बल्कि शिकायत हो सकती है, विरोध हो सकता है, ईर्ष्या हो सकती है, जलन हो सकता है। अगर हम श्रेष्ठता के साथ वो सहयोग करने का काम करते हैं ना, तो दूसरे में ईर्ष्या नहीं होती है, जलन नहीं होता है। आपसे सहयोग मिलने के आधार पर ग्रेटिट्यूड होता है, कृतज्ञता होती है। आपके घर की कार हमको प्रॉब्लम तब करती है जब आप उस कार को दिखा के हमको हर रोज़ ये बताते हैं कि श्याम तुम नालायक हो कि कार नहीं खरीद पा रहे। अगर हमको वो सहयोग के रूप में दिखे कि कल को हॉस्पिटल जाने के लिए हमको भी ज़रूरत पड़ेगी तो मिल सकता है, तो आपके घर का कार होना मेरे लिए सहयोग की तरह दिखाई देगा, न कि ईर्ष्या का कारण बनेगा। तो ये सहयोग परस्परता में जब हम श्रेष्ठता के साथ करते हैं ना, तो ईर्ष्या पैदा नहीं होती है, जलन या द्वेष पैदा नहीं होता है, बल्कि सहयोग के कारण कृतज्ञता पैदा होता है, ग्रेटिट्यूड पैदा होता है। विचार कीजिएगा इस पर। मैं 2 लाइन प्रेम के संदर्भ में भी बोल के पूरा कर देता हूँ कि आप अपने से ही पूछ के देखिए, आपको सहज रूप में क्या स्वीकार होता है? विरोध के साथ जीना, एक के साथ संबंध में जीना, अनेक के साथ संबंध में जीना, या जिस किसी मानव के साथ आप मिलते हैं आपको संबंध में ही जीना स्वीकार होता है? क्या स्वीकार होता है?
हर एक के साथ संबंध पूर्वक जीना। तो हर किसी को अपने संबंधी के रूप में पहचान सकें, इसको यहाँ प्रेम के रूप में पहचाना है। तो यहाँ पर हम प्रेम विवाह वाले प्रेम की बात नहीं कर रहे, ठीक है। प्रेम विवाह वाला प्रेम तो हो सकता है आँख वाला हो सकता है अंधा भी हो। ज़्यादातर अंग्रेजी की कहावतें तो प्रेम विवाह को अंधा ही बताती हैं। तो ये दिखता, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, इसका मतलब मैं इतना ही कह रहा हूँ कि आँख खोल करके देखेंगे तो सही है, आँख बंद करके देखेंगे तो गड्ढा में गिरेंगे ही। तो जो योग्यता की बात दीदी कह रही थी ना, मैं आँख मूंद करके योग्यता को मानने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ अच्छे से आँख खोल करके एक दूसरे की योग्यता को देख लिया जाए। हम साथ चल सकते हैं कि नहीं उसको पहचान लिया जाए, उसके साथ चला जाए। तो यहाँ प्रेम हम कह रहे हैं हर किसी के साथ अपना संबंध को देख पाने का, मानव मात्र के साथ हर मानव को अपने संबंधी के रूप में देख पाना। और आगे बढ़ा के कहेंगे तो मानव ही क्या, हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, ये सब के साथ हम जुड़े हुए ही हैं। इस भाव को प्रेम के रूप में पहचाना है। और ध्यान से देखेंगे ना तो ये जुड़ाव तो हम सबका है ही। हवा आप खराब करें कि मैं खराब करूं, भुगतना हम सबको पड़ेगा। पानी आप खराब करें कि मैं खराब करूं, भुगतना हम सबको पड़ेगा। तो ये दिखता है कि एक ही धरती है जिसको हम सब साझा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो मैं हर बार कहता हूँ कि हम लोगों की यात्रा समुद्र में चलते हुए उस नाव की तरह है जिसमें हम सब साथ चल रहे हैं। छेद कोई भी करे, डूबना हम सबको है। तो ये जुड़ाव तो हमारा मनुष्य के साथ भी और बाकी प्रकृति के साथ भी है ही। अगर प्रकृति खराब होगी तो आदमी रहेगा कहाँ। इसी तरह से देखेंगे, दूर किसी मनुष्य के साथ कुछ खराब हो जाए, कोई आतंकवाद की घटना हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, हमको न्यूज़ में सुन करके अच्छा लगता है कि खराब लगता है? खराब लगता है। उस आदमी से कभी मिले भी नहीं हैं, जानते भी नहीं होंगे, लेकिन हमको खराब लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं मानव के लिए हम शुभ ही चाहते हैं। वो तो जब हमारा मन किसी से बहुत ख़राब हो जाता है, इरिटेट हो जाते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं, 10 तरह की परेशानियों को झेल झेल के थक जाते हैं, तब हमारी इच्छा में कुछ खराब आता है। अन्यथा फंडामेंटली तो आदमी ठीक जीना ही चाहता है। तो मानव मात्र को प्रकृति की हर इकाई को अपने संबंधी के रूप में पहचान पाएं, इस भाव का नाम प्रेम है। और इस प्रेम के साथ जब हम जीते हैं, हर कोई हमको अपने संबंधी के रूप में दिखता है, तो हर किसी को सहयोग करने का, ज़रूरत हो तो सहयोग पाने का, इस मानसिकता से जीते हुए हम हर किसी के लिए पूरक होते हैं। अब हमको कोई पराया नहीं लगता है, अपने पराये की दीवार खत्म हो जाती है। अभी हमने 20 तरह की अपने पराये की दीवार बना रखी है, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर, जेंडर के नाम पर, धन के नाम पर, पद के नाम पर हमने वो बाउंड्रीज खींच रखी हैं बहुत सारे कि इसके अंदर वाले अपने, बाहर वाले पराये। जिसको भी हम बाहर मान लेते हैं, जाने अनजाने उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, अन्याय करते हैं। और जिसको भी अंदर मान लेते हैं, उसके लिए सब न्यौछावर करने के लिए बैठे होते हैं। मैं हर बार मजाक में कहता हूँ, आप देखिए कोई आदमी जो भ्रष्टाचार भी करता है, वो पैसा लाके कहाँ खर्च करता है? तो दिखेगा परिवार में, जिनको वो अपने संबंधी के रूप में पहचानता है, उन्हीं के ऊपर लगाता है। आप देखिए वो भ्रष्टाचार भी किसके साथ करता है? जिसको अपने परिवार का और संबंधी मानता है, या जिसको संबंधी नहीं मानता है? जिनको नहीं मानता है, क्योंकि अगर वो संबंध दिख जाए तो लिया हुआ पैसा भी वापस कर दे। तो ये दिखना ज़रूरी है कि प्रेम की मानसिकता के साथ वो अपना पराया का दीवार खत्म हो जाता है ना, तो अब हम किसी का शोषण नहीं करते, अब हम किसी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करते,
बल्कि हमारी तरफ से जो सहयोग बन सकता है स्वाभाविक रूप से, जो मेरे पास अधिक है, हमको दिखता है, वो हम स्वेच्छा और प्रसन्नता से अपने संबंधी को उपलब्ध करा पाते हैं। इस मानसिकता के साथ जीने का नाम प्रेम है। हम यहाँ पर सेशन को रोक लेते हैं, आराम से सोचिएगा इस पर, तो बोलने और सुनने के मुद्दे को हम विस्तार करने का काम करेंगे। नमस्ते सभी को।